गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब और इस वक्त हम मौजूद हैं गोल्डन रेस्टोरेंट में, गोल्डन आर्किड रेस्टोरेंट में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनवर हुसैन पाशा साहब, जो कि आज AIMIM को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आइए आज उनसे फेस टू फेस बात करते हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सर, आपका खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। सर, क्या रीज़न था सर आपने AIMIM को पहले बंगाल में खड़ा किया, उसके बाद उससे रुखसती ले ली? देखिए, हमारा शुरू से ही एक एम था, एक गोल था, एक टारगेट था कि जो पिछड़ा वर्ग है, यानी जो दलित, मुस्लिम, आदिवासी जो लोग हैं, उनके लिए काम करना, ये हमारा मकसद था। इसके लिए हमने देखा कि हैदराबाद में एक शख्स हैं जो इसकी बात कर रहे हैं, और हमने उसके बाद उनका साथ दिया और उस पार्टी को हम बंगाल में लेकर आए। और उस पार्टी को हमने, जिसको कोई नहीं जानता था, उसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि मुख्यमंत्री के ज़ुबान पे भी उनका नाम आया। क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार से ये हमने जो छोटे छोटे पॉकेट्स में काम किए थे, इससे पार्टी जो है बहुत फैल गई थी। लेकिन अब बिहार के जो इलेक्शन हुए, उसमें जो रिज़ल्ट आए हैं, उसको देखकर हमारी रूह कांप गई है। क्योंकि जो चीज़ वहाँ हुई है, खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ बंगाल में हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी तोड़ फोड़ कर रही है और जिस तरीके से बंगाल के हालात बने हुए हैं, उस पर से कोई ऐसी पार्टी आ जाती है जो वोटों को पोलराइज कर दे, तो हम अपने आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? सर, आप जो कह रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन के रिज़ल्ट को देखते हुए आप TMC में आ गए सर, लेकिन 2015 में भी तो बिहार का इलेक्शन हुआ था सर। उस वक्त भी तो AIMIM का परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी वोट स्प्लिट हुआ था सर और पोलराइज हुआ था। उस वक्त आपने ये फैसला क्यों नहीं किया था सर? देखिए, 2015 में जो हुआ था, उस वक्त वो हालात नहीं थे। उस वक्त हिंदुत्व इतनी उरूज पे नहीं था। उस टाइम बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं बनी थी। आज जितनी भी वादा बीजेपी ने किए हैं, वो एक के बाद एक कंप्लीट करती जा रही है, एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रही है, और हिंदुत्व का जो उसका एजेंडा है वो भारी पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो बंगाल है, इससे अछूता है। लेकिन बंगाल में भी अगर यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अगर वो लड़ते हैं आकर, तो अगर वो जीते, वो हारे, वो बड़ी बात नहीं है। 5 वोट भी अगर उनको मिलता है, लेकिन आजू बाजू की 5 या 10 कॉन्स्टिट्यूंसी पोलराइज हो जाती है और उसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो हम इसको सोचते हुए हमने कहा कि जो हुआ सो हुआ, क्योंकि पहले हमने ही उनको यहाँ पर उनकी जड़ें जमाई थी। लेकिन आज के डेट में हम ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को रोक सकता है, उसको हम ताकत बख्शेंगे, उसके साथ हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। तो बंगाल में TMC के अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को रोकने की ताकत रखती है। तो हमारा सपोर्ट पूरा अनकंडीशनली TMC के साथ है। सर, 7 साल 8 साल AIMIM करने के बावजूद भी सर, यहाँ बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर आप लोग संगठन को मजबूत कर रहे थे, लेकिन कोई ऑफिशियली किसी को पोजीशंस क्यों नहीं दिया जा रहा था सर? देखिए, 2013 में जब मैं गया था तो असद साहब ने मुझे बंगाल में काम करने की इजाज़त दी। पहला अल्फाज उनके पास ये था, वो उस टाइम बंगाल के बारे में उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्होंने कहा था कि बंगाल में तो हमारी दक्कनी उर्दू लोग समझते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा था कि नहीं सर, क्योंकि उससे पहले वो नंदीग्राम आ चुके थे, कि वो नंदीग्राम टोटली बंगाली स्पीकिंग बेल्ट है। तो मैंने कहा सब उर्दू समझते भी हैं, बोलते भी हैं लोग, और आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं बंगाल में काम करूँगा। तो उन्होंने मुझे बंगाल में काम करने की इजाज़त दी। उसके बाद से हमने अपना काम करना शुरू करा, पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज पार्टी एक जगह पहुंच गई है। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने सजेशन मांगा कि मैं अपने लोगों से बात करूंगा। तो मेरा ये उनको मशवरा है कि आप बंगाल ना आए, क्योंकि बंगाल अगर आप आएंगे तो जो चीज़ होगी वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। बस इसीलिए हमारा TMC को सपोर्ट है। और TMC को सपोर्ट करने का एक मकसद और भी है कि वाहिद एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो CA NRC को लेकर रास्ते पे उतरती हैं और आंदोलन करती हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री आप नहीं बता सकते जो इस कदर रास्ते पे उतरता है। इवन CA NRC को सपोर्ट जो है, असद साहब जहाँ से आते हैं उस राज्य के मुखिया ने उसको सपोर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये समझा कि दरअसल यहाँ पर मुस्लिम MLA जीतना बड़ी बात नहीं है।
यहाँ पर असल कौम के ऊपर जो खतरा है, जो डेंजर है, वो सबसे पहले ज़रूरी है उसको रोकना। क्योंकि मुस्लिम एमएलए अगर जीतते भी हैं तो वही हाल होता है। देखिए वो कमरुल हुदा साहब जीते, हार गए इस बार। क्यों हार गए भाई? उन्हीं लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसी तरीके से वारिस पठान साहब वो हार गए बाईकला से। उसके बाद है आपका औरंगाबाद की सीट इम्तियाज़ जलील साहब की, वो चली गई। तो क्या बात है कि 5 साल से ज़्यादा आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, वही तो बात है। तो हो सकता है काम नहीं हो रहा हो, लोग पसंद नहीं कर रहे हो। आज भी किशनगंज में जो हुआ है, अपना सीमांचल के जो 5 सीटें निकली हैं, वो किस लिए निकली हैं उसको भी हमें समझना है कि ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। 20-20, 25-25 साल से कांग्रेस के एमएलए वहाँ बैठे हुए हैं, पब्लिक उनको वोट देना चाहती नहीं है। इधर जेडीयू बीजेपी के साथ है, इसलिए उनको वोट नहीं देना चाहती है। तो सामने एमआईएम खड़ी हो गई आकर, तो लोगों ने एमआईएम को दिया, और ये कहते हुए दिया कि 5 साल इनको भी देख लेते हैं। कॉन्फिडेंट नहीं है कि 5 साल में क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि सारे एमएलए एक जैसे ही उनको लगते हैं। तो बात यह है, असल में कौम के जज्बात से खेला नहीं जा सकता है। बड़ा टारगेट देखना है, उसको समझना है कि इस वक्त बड़ी परेशानी और दिक्कत की बात कौन सी है, उसको सामने रखते हुए हर इंसान को, माने बंगाल में रहने वाले हर इंसान को उस तरफ सोचना है। सर लेकिन जिस तरीके से बिहार इलेक्शन के बाद एक आवाज़ सी गूंजने लगी पूरे मगरबी बंगाल में कि असदुद्दीन साहब वोट कटवा है या पोलराइजेशन, सर क्या सर सिर्फ मुस्लिम ही लीडरशिप को लेकर के ऐसे किया जा रहा है? क्यों बीजेपी वोट कटवा नहीं हो सकते कांग्रेस के लिए और किसी और के लिए, या वो पोलराइज नहीं कर रही है? उनके लिए भी तो सेम कंडीशन लागू होना चाहिए ना सर? क्यों बीजेपी के लिए लागू है वो कंडीशन? लागू है, मैं इनकार तो नहीं कर रहा हूँ कि भाई वो तो करते हैं, वो तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि ये हमारा वोट है। पूरे हिंदुत्व को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं वो। लेकिन उसके साइड बाय साइड अगर कोई मुस्लिम को लेके आगे बढ़ेगा तो ये देश कहाँ चला जाएगा? तो हिंदू मुस्लिम हम नहीं करना चाहते इस मुल्क में। आप 14% है, आप क्या समझ देंगे इसको? इस्लामिक कंट्री बनाइएगा। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि बहुत तादाद में लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते? इस्लामिक कंट्री बनाने की तो कभी उन्होंने बात नहीं की। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम एक लोगों के सोच की बात कर रहा हूँ कि अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो कोई आदमी अगर बोलेगा कि मैं इस्लामिक कंट्री बनाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, और ये हम होने भी नहीं देंगे। आप देखिएगा ना, अक्सर तादाद जो है वो मोदी को पसंद नहीं करती है। तो वो लोग कौन लोग हैं? वो मुसलमान नहीं हैं। तो इस वक्त जो है, आप अगर एक तरफ हो जाते हैं कि भाई हम सारे लोग मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे, तो उन भाइयों का क्या है जो हिंदू भाई हैं, जो न्यूट्रल हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे, जिनको आपकी तकलीफों का पता है कि तकलीफ में मुसलमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को आप धक्का मार दे रहे हैं कि नहीं आप जाइए उसी तरफ जाइए, आपको इस तरफ नहीं आना है। तो हमको अपना सेकुलरिज्म को कायम रखने के लिए ऐसा नहीं कोई मैसेज देना है जिसमें हिंदू मुस्लिम का डिवीजन हो जाए। एक तरह से आप कहना चाह रहे हैं जिस तरीके की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी कर रही है, इससे पूरी तरीके से पोलराइजेशन होगा और बीजेपी को इसका फायदा पहुंच पाएगा। एकदम बिल्कुल पोलराइजेशन हो रहा है। वोट कटुआ नहीं कटुआ बात की बात है, बहुत सी पार्टियां वोट काट लेती हैं, होता है ऐसा, वोट कट गया फलाने की वजह से। लेकिन पोलराइजेशन होता है तो इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये तो 100% सही है कि हाँ पोलराइजेशन होता है। तो ये बात यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। जो ऐसा साहब काशीराम की बात को याद दिलाते हैं कि पहला इलेक्शन हारने के लिए आएंगे, दूसरा जो है हराने के लिए आएंगे, तीसरा जीतेंगे। तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ जीतना ही जीतना है। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसका एक ही रास्ता है कि वो जीते, क्योंकि वो अगर हार गई तो तबाही सामने खड़ी हुई है। सर बंगाल में सर आपको तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या दायित्व दिया गया है? देखिए, मैंने सीधी, मेरी और मेरी पूरी टीम ने, आप मेरी टीम के किसी भी भाई से बात कर सकते हैं, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है टीएमसी पार्टी को, मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी को हमने अनकंडीशनल सपोर्ट कि हम हाजिर हैं, आप बोलिए क्या करना है। सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए आपका हाथ हम मजबूत करना चाहते हैं, और हमारा कोई उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ख़ास तौर पे मुस्लिम फेस आकर के बार बार जो कह रही हैं कि हम बीजेपी को रोकने के लिए आ रहे, क्या लगता है एक तरह से सिंपैथी वोट उनके लिए नहीं आएगा बीजेपी के लिए? क्या बोला फिर से आपका प्रश्न? जिस तरीके से ख़ास तौर पे मुस्लिम फेस खुलकर सामने आ रही है और कह रहे हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस या कोई भी सेकुलर पार्टी के साथ हम जुड़ रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए, तो एक तरह से इमोशनली या सिंपैथी वोट शेयर बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है इस तरीके से? देखिए, बीजेपी का जो अपना वोट है वो हिंदुत्व के नाम पर वोट को कलेक्ट कर रही है, लेकिन अब सेकुलर ताकतें जो हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए
उनको भी अपना पावर दिखाना चाहिए कि नहीं, जब ये मामला आ जाता है जहाँ डिवीजन पॉलिटिक्स आ जाती है उसमें हमको साथ होना है, इसके अलावा चारा नहीं है। क्योंकि अगर उसने बंगाल का किला ढा दिया तो वो हिंदुत्व के, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के उस पायदान पर पहुंच चुकी होगी। तो ये इतना बड़ा खतरा है, इस खतरे को भांपना है। देखिए आज के डेट में हमारे बंगाल में आप देखेंगे एक औरत मुर्शिदाबाद या मालदा से अपने 4 बच्चों को लेके चलती है बुर्खा पहनकर और रात भर का सफ़र करती है और सुबह कलकत्ता पहुंच जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्या ये चीज़ मुमकिन है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में ये मुमकिन है? ये खुद आप जवाब दें इसका। तो आज जो सेफ्टी सिक्योरिटी बंगाल में है, माइनॉरिटी कम्युनिटी की, दलित कम्युनिटी को, जो भी है यहाँ पर माइनॉरिटी जो हैं, वो चीज़ आप वहाँ नहीं देखेंगे। वहाँ दलितों पे हमले हो रहे हैं, क्या आप बंगाल में दिखा सकते हैं ऐसा कुछ? तो ये हमारा बंगाल अब तक अछूता है। लेकिन जो सोच हमारी तरफ बढ़ रही है, जो ताकत हमारी तरफ बढ़ रही है, उसका खतरा भी हमको भांपना पड़ेगा। सर तृणमूल कांग्रेस ही क्यों सर, लेफ्ट और कांग्रेस क्यों नहीं? देखिए तृणमूल कांग्रेस ने जो किया है, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से यहाँ पर खासकर सभी के लिए उन्होंने काम किया, उनकी जो जितनी भी स्कीमें निकली हैं उसमें सबको फ़ायदा हुआ है। रूपोश्री, कन्याश्री, जितनी भी स्कीमें सबको फ़ायदा हुआ है। लेकिन ख़ास तौर पे जब वो मुसलमानों की बात करती हैं तो उनको अपीसमेंट पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि जब वो सर पे दुपट्टा रखकर दुआ में आमीन कहती हैं तो लोग उनको एक नाम दे देते हैं। वही ममता बनर्जी मंदिर में जाके पूजा भी करती हैं, मीडिया उसको नहीं दिखाता है। इसी तरीके से वो इमाम भत्ता जो देती हैं, उन्होंने दिया तो वो उसको हाईलाइट किया गया। उन्होंने पुजारियों को भी पैसा दिया है, मंदिरों में भी उन्होंने किया है, तो वो दिखाया नहीं जाता। वो सेकुलर हैं, उन्होंने, वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो CA NRC के लिए खुलकर रास्ते पर उतरी और उन्होंने उसकी मुखालफत की। CA NRC को लेकर के तो सर कई सारे स्टेट इस पर खुलकर सामने सर CA NRC को लेकर के तो सर कई सारे राज्यों में सर रेजोल्यूशन पास हुआ था सर विधानसभा में, जैसे पंजाब है, तेलंगाना है, तो सिवाय तो सिर्फ पश्चिम बंगाल ही तो नहीं था सर। ठीक है, मैं मानता हूँ उस बात को कि बहुत सी जगह कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से खुलकर इसका अपोज कर रही है और एक मैसेज देना चाह रही हैं सेंट्रल को, और जिसकी वजह से आज वो उन पे बहुत से उनको अलकाब दिए गए हैं कि अपीसमेंट कर रही हैं, ये लोगों को, मुसलमानों के साथ अच्छा कर रही हैं। लेकिन दरअसल फ़ायदा किसको हो रहा है, किसके लिए बोल रही हैं? यहाँ की माइनॉरिटी आज उनके खिलाफ होगी तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? जिनके लिए बोल रही हैं वही उन पर मतलब बुद्ध हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, तो ये वो वाली बात हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में सबसे अच्छी मुख्यमंत्री जो सबको लेके चल रही है, हिंदू, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन, सबको लेके चल रही हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और हम चाहते हैं कि उनका शासन रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम और उम्मीद करेंगे कि TMC जो है यहाँ की आवाम के लिए और ज़्यादा अच्छा काम करेगी। सर आखिरी सवाल सर, बंगाल की आवाम को, बंगाल के ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं, जो आपके AIMIM के साथ आपके साथ जो जुड़े हुए थे, उनसे आप कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर बड़े ख़तरे को समझ रहे हैं, उसको समझते हुए आपको ये देखना है कि जो BJP को रोक सकता है आप उसका साथ दें, नहीं तो आने वाली नस्लों को आप जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। और इस वक्त जो है BJP को सिर्फ अगर कोई रोक सकता है तो वो TMC है, ममता दीदी हैं, इसके अलावा कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, रकीबुल साहब है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या जहन में क्या बात रही थी सर आप लोगों को सर, जो आप आज TMC के साथ आप जुड़े सर? দেখুন এটা আমাদের সকাল থেকেই চর্চা হচ্ছে যে আমরা কেন নিম ছেড়ে আমরা তৃণমূলে এলাম। তো যদি আমরা মিম কেন করেছিলাম এটা যদি আমরা মানে একটু বুঝি তাহলে আমাদের মিম ছাড়াটাও বোঝাটা সহজ হবে। আমরা মিমটা করেছিলাম বাংলাতে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেটা নষ্ট করছিল গেরুয়া বাহিনী অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি, তার মোকাবিলা করার জন্য। আমরা দিদির সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু মিম করিনি বা মিমকে আনিনি হায়দ্রাবাদ থেকে।
बट सर किंतु अपना जे MIM जे সুপ্রিমো ছিলেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি উনি তো বারে বারে মিডিয়াতে প্রেস কনফারেন্স এবং মঞ্চের উপরে বলছেন যে বাংলায় মমতা ব্যানার্জি কিছু করেননি মুসলিমদের জন্য। দেখুন উনি কি বলেছেন ওটা উনি ওনার মানে ক্লিয়ারেন্সটা উনি দেবেন। আমরা তো বাঙালি, আমরা তো বাংলায় আছি, উনি তো বাংলায় থাকেন না। উনি যেটা বলেছেন রিপোর্টের বেসিসে বলেছেন। তো কিন্তু আমরা হচ্ছে একদম চোখে দেখছি কি উন্নয়ন হচ্ছে কি উন্নয়ন হচ্ছে না। অতএব এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, আমরা উন্নয়নকে দেখেই এসেছি। অতএব আসাদ সাহেব কী বললেন তার উত্তর আমি দিতে যাব না। স্যার ইন ফিউচার আপনাদের স্যার কি থাকবে স্যার, রোড ম্যাপ কী থাকবে স্যার তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে স্যার? দেখুন আমাদের রোড ম্যাপ এখন খুবই একদম পরিষ্কার। আগামী 4-5 মাস পরে হচ্ছে হয়তো ভোট হতে পারে, কি হয়তো 6 মাস হার্ডলি। তো আমরা এখন আমাদের মূল কাজ হবে দিদির সৈনিক হিসাবে এই 6 মাসের মধ্যে আমরা টিএমসির যেখানে যেখানে আমাদের সাংগঠনিক যে দুর্বলতা রয়েছে বা যদি থাকে, গত বিধানসভাতে যেখানে যেখানে টিএমসি হেরেছিল আর যেখানে জিতে আছে, তো আমরা যদি সংগঠনের আমরা যেহেতু আমরা তৃণমূলের এখন একটা অংশীদার হয়ে গেলাম, তো আমাদের উপরে কি এখন দায়িত্ব পড়বে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। দায়িত্ব কি পড়ুক কি না পড়ুক, আমরা যেভাবে আমরা টিএমসিতে এসেছি এইভাবেই যদি আমরা থাকি তাহলেও আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে টিএমসির হাতকে এমনভাবে আমরা শক্ত করব যাতে 2021 সালে টিএমসি আরও বেশি বিধানসভা নিয়ে আমাদের রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারে। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़े जुड़ने। नाज़रीन इस वक्त हम बात करेंगे मुर्शिद भाई से, उनसे भी तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मुर्शिद भाई क्या मकसद रहा सर आप लोगों का, इतनी मेहनत इतनी लगन से MIM को लाएं और उस पर काम किए पूरे ज़मीनी स्तर पर और अचानक से TMC की तरफ? सबसे बड़ी मकसद है कि हम बंगाल के भाईचारा को बचाना चाहते हैं और जिस तरह से बीजेपी कर रही है वह सभी लोगों को मालूम है बंगाल में, और उनके अपोनेंट में अब जो है खुलकर MIM सामने आई है। तो इस दोनों के लड़ाई में बंगाल के भाईचारा शायद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार कुछ बोलोगे तो सामने वाला 5 बार बोलने के लिए तैयार है। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम बंगाल के भाईचारे को बचाने के लिए हम लोगों ने पूरे टीम के साथ, अनवर हसन पाशा साहब के पूरे टीम के साथ आज TMC ज्वाइन कर लिया। लगभग कितने लोग आपके साथ ज्वाइन किए सर? लगभग ऐसे नॉर्मली तो हम किसी को बुलाए नहीं थे, वजह था कि कोरोना चल रहा है और इस वजह से जो हमारे मेन हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 18 डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे थे वो सभी हम शिरकत की और साथ में कुछ 100-200 आदमी हर डिस्ट्रिक्ट के आदमी लेके आए थे। तो मोटा मोटी हम 2,500 से 3,000 आदमी जो कि नहीं बुलाने पर वो साथ में हम लोग को देने के लिए आए थे। सर आने वाले वक्त में क्या लगता है जो मुस्लिम्स लीडरशिप का क्या फ्यूचर रहेगा इंडिया में, और आप लोगों का क्या फ्यूचर होने वाला है सर TMC में? सर देखिए हम फ्यूचर बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, आवाम का काम करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने अगर ये सोचते हैं कि हम अपना लीडरशिप फ्यूचर बनाना है तो फिर हम MIM में रहते, वन था मेरा फ्यूचर। लेकिन नहीं, हमारी अंदर से सोच, दिमाग से सोच जो है बंगाल के आवाम के लिए है, यहाँ के आम जनता के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी जितने भी हैं ये सभी के लिए है। यही वजह है कि हम TMC में सभी पूरे टीम के एक बार ज्वाइन किया। कहीं भी आप देखते होंगे कि कोई भी 1 लीडर या 2 लीडर ज्वाइन करता है, 1 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक पूरी मतलब जिसने जन्म दिया आज वही पूरे के पूरे टीम को निकाल करके ख़त्म कर दिया और पूरी की पूरी टीम हम लोग चले आए हैं। सर अब AIMIM का क्या फ्यूचर लगता है बंगाल में से, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि पूरे टीम जो है एक तरह से स्विच कर गई TMC पर, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो AIMIM के जो लीडर्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि ऑफिशियली आप लोगों का कुछ ऐसा पोजीशंस नहीं था। आप इस पर क्या कहेंगे? ना ये दावा करने वाले खुद बेदावा हैं, समझना पड़ेगा। जिनको हमने उंगली पकड़ के MIM में लाया आज वो दावा कर रहे हैं कि हम लीडर हैं।
तो ऐसे झूठे और मक्कार आदमी से क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं? हकीकत उनसे पूछिए कि आपने किसके अंदर काम किया, आपको एमआईएम में लाने वाला कौन था, आपको एमआईएम के रास्ते पर चलाने वाला कौन था। अगर सच्चा और ईमानदार होगा तो अनवर हसन पाशा का नाम लेगा, झूठा होगा तो अपने आप को दावा करेगा। सर क्या लगता है अब्बास सिद्दीकी साहब को एमआईएम से कुछ चांसेस मिलने वाले हैं? वो अब्बास सिद्दीकी जाने या इमाम जाने, क्योंकि उनके ऊपर ये एक्यूज किया जाता है कि एमआईएम का बहुत बड़े पिलर बन रहे हैं बंगाल में। हम अब्बास सिद्दीकी साहब और एमआईएम के बारे में वो हम टीएमसी में हैं, हम टीएमसी पे बात करेंगे, वो दोनों का मैटर है, वो दोनों अपना बात करें, उसमें हम कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहते। चलिए सर, आने वाले वक्त में टीएमसी को लेकर आप लोग किस तरीके का काम करेंगे सर, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहिए? जिस तरह से हमने 6 सालों में इस तरह से बंगाल में उरूज पर लाया था एमआईएम को, इंशाल्लाह हमारे पास लगभग 90% लड़का जो एमआईएम कर रहे थे वो सभी के सभी चले आए हैं। और ये जिस तरह से मेहनत हमने 6 साल में इतना किया, सर 20 डिस्ट्रिक्ट में जो मेंबर्स है वो तमाम अब टीएमसी के साथ होकर के। हाँ, टोटल का टोटल जहां तक हमने काम किया था 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर टोटल का टोटल हमारे साथ में है। और 20 डिस्ट्रिक्ट के आज जिला के एज ए मतलब अनऑफिशियल जिला प्रेसिडेंट मेरे साथ में थे और सबके साथ ही आए हुए थे, जब तक यहाँ शिरकत की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, इतने दिनों से काम चल रहा था बंगाल में, एआईएमआईएम लोगों को पोजीशन क्यों नहीं दे रहा ऑफिशियली? अब ये तो जो उनके सदर हैं वही जानेंगे, अब इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि क्यों नहीं दिए। लेकिन काम करने का जिम्मेदारी 2013 में अनवर हसन पाशा साहब को दिया गया था कि आप जाइए बंगाल में काम करिए। उसके बाद बोले ना कि पैसे के बल पर या कुछ के बल पर सभी अपना लीडर बनते गए, पहुंचते गए, अपने आप को लीडर प्रोजेक्ट करते गए। हो सकता है ये भी कुछ वजह हो सकता है, लेकिन काम ओरिजिनली काम करने का जिम्मेदारी 14 अक्टूबर 2013 को अनवर हसन पाशा साहब को दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से एआईएमआईएम की पॉपुलैरिटी बंगाल और अलग अलग शहर, खास तौर पे जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स है वहाँ पर बढ़ रही थी, क्या लगता है आप लोग जो छोड़ दिए ये सही रहा या गलत डिसीजन रहेगा? नहीं, कहाँ पर बढ़ रहा, थोड़ा हमको बताइए आप। हम आपको बताते हैं लगभग 92 साल की ये पार्टी है, आप इसके हिस्ट्री में जाइए, और ये हैदराबाद की पार्टी है। 92 साल में आप 7 सीट पर क्यों लड़ते हैं इलेक्शन, बताइए तो। 7 एमएलए ही क्यों? जहां से आप निकल के आ रहे हैं वहां आज तक आपने उन्नति नहीं किया, आपका एमएलए नहीं बढ़ा। सिर्फ हैदराबाद में मुसलमान है कि उस टाइम आंध्र प्रदेश था कि आंध्र प्रदेश के हर जगह मुसलमान थे? तो आप देखिएगा कि कहीं उन्नति नहीं है। महाराष्ट्र में आपने फर्स्ट टाइम में 2 एमएलए जीता, नेक्स्ट में दोनों हार गए और 2 फिर नया जगह जीता। बिहार आइए, 1 साल पहले आपको कमरुल हुदा साहब जीते, 1 साल में वहां की जनता ने इनको नकार दिया, और जो नकारे कांग्रेस और आरजेडी के विधायक थे, वो नकारता के वजह से इनको जो है, चलो भाई कांग्रेस को नहीं देख करके एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये तो बीजेपी में जाएगा नहीं। तो बस यही इनका मतलब जीत का यही सूत्रधार है। इनकी कोई कार्यशैली बढ़िया नहीं है कि बहुत अच्छे काम कर दिए। वो तो बोल रहे थे कि हमने एक साल में 6 करोड़ का काम किया। अगर आप 1 साल में 6 करोड़ का काम करते फिर जनता आपको नकारी क्यों? जनता नकारी क्यों? अगर किशनगंज रिपीट मारते तो समझ में आता कि आपने काम किया, इसीलिए जनता ने आपको भी रिपीट मारा और उसके बाद 5 को और दिया ऑफर। लेकिन 1 साल में आदमी हारता है, एमएलए बनता है, 1 साल में आपको जनता नकार देती है और दूसरे सीट पर आपको जिताती है। इससे ये साबित होता है कि एमआईएम कहीं भी ये नहीं हो रहा। हाँ, बीजेपी वाला एमआईएम को बोलता है कि वो खराब, एमआईएम बोलता है बीजेपी वाला कि वो खराब। ये खराब की वजह से आज हिंदू मुसलमान 2 धारा की तरफ हिंदुस्तान में हो गए। इसको आपको समझना होगा। और अगर हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई इस बात को अगर नहीं समझता है तो आने वाला दिन में बहुत ही हिंदुस्तान के लिए खराब होने वाला है। सर जिस तरीके से कोई भी लीडर्स आज के वक्त में देखा जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देते हैं या कुछ कहते हैं तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई, तमाम जो एजेंसियां है वो लग जाती है। लेकिन एआईएमआईएम के पीछे ऐसा क्यों नहीं? इस पर आप क्या कहेंगे सर? हाँ, ये तो बहुत मजेदार का क्वेश्चन आपका है। ये बात तो हमको बोलना चाहिए था, लेकिन आप ही खुद बोल दिए तो बहुत अच्छा लगा। यही तो ये सवाल जनता का सवाल है सर, हमारे पास ये सवाल आता है घूर कर, इसलिए आप रिप्रेजेंटेटिव रहे थे उनके, इसलिए ये हाँ, ये बात सही है। लेकिन अब ये सवाल आने वाले दिन में हो सकता है कि यहाँ के प्रवक्ता आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि ऐसा क्यों है। हम तो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, न बोल सकते हैं। अच्छा,
सर क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो जिस तरीके से लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, क्या ये आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर? नहीं, टीम का मतलब नहीं है, सी टीम बी टीम ए टीम कुछ टीम नहीं होता है। आपका कार्य क्षमता, आपके काम करने का तरीका खुद ब खुद बता देता कि आप क्या है। टीम ये कोई आईपीएल नहीं हो रहा जो आप खेल रहे हैं हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, ये नहीं। ये बोलना तो गलत है। आप सही रास्ते पे जा रहे हो या आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप बांटने वाले रास्ते पे जा रहे हो या आप जोड़ने वाले रास्ते पे। अगर आप जोड़ने वाले रास्ते पे जा रहे हो तो आप सही हो, और अगर आप बांटने वाला रास्ते पे जा रहे हो तो एक छोटा सा बच्चा जो समझदार भी होगा वो भी बोलेगा कि ये गलत है। तो आप देख लीजिए कि कौन बांटने वाला रास्ता पे जा रहा है। ये कहना चाह रहे कि वो अगर इस तरीके से अगर वो बंगाल वगैरह में आते हैं तो एक तरह से नुकसान पहुंचाएंगे, मुसलमानों को खासतौर पर नुकसान पहुंचेगा। हम तो कहेंगे 200% मुसलमान, बंगाल के मुसलमानों को नुकसान होगा, क्योंकि उनको जो डिवाइड एंड रूल वाला जो अंग्रेजी शासन का उनका भी थोड़ा सा अक्स है। हम कहते हैं कि आपका कहीं भी है, कोई भी जगह में आप लड़े, झारखंड में लड़े वहाँ भी धराशायी हो गया, आप महाराष्ट्र में 47 सीट पर रहे वहाँ भी धराशायी हो गए, बिहार में भी आपका हाल अच्छा नहीं रहा। अगर अच्छा हाल रहता तो आपके जो सपोर्टर थे उपेंद्र कुशवाहा वो बेचारे 0 पर आउट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सीमांचल के बाहर हिंदू मुसलमान का जो एक भाईचारा है उन्होंने समझा कि ये गलत है, समझिए ना। इसके वजह से ऐसा हो रहा है। हिंदू बंगाल में अगर वो आते हैं तो ये बहुत बड़ा बंगाल के मुसलमानों के लिए घाटे का सौदा होगा। आखिर में सर बंगाल के आवाम से क्या अपील करना चाहिए? हम बंगाल के आवाम से यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे बंगाल के भाई बहन, माँ बाप जितने भी हैं, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी जितने भी हैं, सब भाईचारे के साथ रहें। और जो सेकुलर पार्टी है और जो मजबूत से खड़ी है, आपको बीजेपी और आरएसएस को रोकने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा, उनके हाथों को मजबूत करिए, उनके कदमों के कंधे से कंधे मिला के चलिए। इसी में बंगाल के आवाम की सहायता भी मिलेगा और भला भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे AIMIM के तमाम जो कारकुन थे जो बंगाल में MIM की जड़ों को मजबूत कर रहे थे। आइए इस तरीके के और एक हमारे साथ AIMIM के लीडर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए। मोहम्मद इंतखाब आलम। फिर वही सवाल, क्यों TMC, क्यों CPM, कांग्रेस और भी अदर सेकुलर पार्टी क्यों नहीं, TMC क्यों, MIM को छोड़? अक़लियत की बातों की हक और दलित आदिवासी जो बंगाल में है, पिछड़े वर्ग, क्योंकि सिर्फ अक़लियत की बात करने से नहीं हो पाएगी, ये एक तमका लग जाता है। तो इनके हक और इनके साथ जो ज़्यादती हो रही थी उसी के खिलाफ हमारी एक आवाज़ थी, जिस आवाज़ को हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आगे रखने की कोशिश की। बंगाल के तमाम ज़िलों में, मालदा, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, बांकुड़ा, हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, जहाँ से मैं बिलोंग्स करता हूँ, रिस्पॉन्स अच्छा था। तो आपका क्या पोजीशन रहता था सर? देखिए पोजीशन किसी को कुछ नहीं, पोजीशन कुछ नहीं था, सॉरी, लेकिन आपका क्या वो कार्य क्या रहता था? क्या देखते थे? लोगों के पास जाना, जिलों में जो कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, उनसे मिलना और अपनी स्ट्रैटेजी को उनके ऊपर बताना और उसी स्ट्रैटेजी से किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाएगा और मजलिस को किस तरीके से और मजबूत की जाएगी, उसकी प्लानिंग करते थे हम लोग। पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहा? पब्लिक का रिस्पांस मैं आपको बताऊं कि जिस मकसद पे आज हम लोग काम कर रहे थे वो मकसद कामयाबी की तरफ आगे दिख रही थी, मगर बिहार का इलेक्शन सबसे बड़ा सवालिया निशान हमारी मुस्तकबिल पे दे गया, जिसके वजह से आज जो रिजल्ट आपके सामने आया। लेकिन सर बिहार में तो जो अगर वो आप अगर पोल्स देखते हैं और नंबर्स देखते हैं तो इस तरीके का तो ऐसा कुछ नहीं था। 5 सीट को छोड़ करके ज़्यादा सीटों में तो वोट का अंतर था नहीं, 200, 300, 500 वोट ही ज़्यादा। मैंने वोट कटवा बोला ही नहीं, आपका जो सवाल है तो मैंने वोट कटवा बोला नहीं। आप बताएं बिहार इलेक्शन से ऐसा क्या देखे, बिहार इलेक्शन से आप लोगों को क्या समझ में आया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, आपको क्या समझ में आया? छोड़े आप सर, आपको बताइए। आपका सवाल ही का मैं जवाब दे रहा था। देखिए बिहार इलेक्शन सवालिया निशान इसलिए कि आज हम लोग देख रहे थे जितने भी
MIM वर्कर्स है या जो असद साहब से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अक़लियत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो लोग देख रहे थे उस तरफ की 5 सीट बहुत बड़ा कारनामा हो गया। लेकिन उस 5 सीट के वजह से बिहार में 294 सीटों पे जो पोलराइजेशन हुआ, और ये सिर्फ बिहार तक ही नहीं रहा, इलेक्शन रिजल्ट आउट होने के बाद असद साहब का जो स्पीच था वो तीर की तरह असर किया है हमारे बंगाल के जिस जो ताकतों, सेक्युलर जो मतलब सांप्रदायिक ताकतों को जिस तरीके से रोकने की कोशिश बीजेपी के खिलाफ हमारी मुहिम थी, जंग थी, उस पर बहुत बड़ा चोट पहुंचा। उनका एक स्टेटमेंट आया इलेक्शन रिजल्ट आउट होने के बाद ही, बंगाल आ रहा हूँ, बरोबर आऊँगा। बंगाल भी जाएंगे, यूपी भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, बेशक आप आइए साहब। लेकिन जो पोलराइजेशन हो रहा था, आप देख रहे थे बिहार का 5 सीट हुआ, लेकिन पूरी तमाम न्यूज़ चैनल्स बंगाल में MIM आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही। ये किसको डरा रही थी? अगर वो वोट पोलराइजेशन नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था सर? हम वो नहीं करने के लिए चाह रहे, हम बीजेपी को रोकना है। और बीजेपी जैसी सोच वाली जितनी ताकतें आएंगी इंशाल्लाह ताला हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ और एक साहब हैं AIMIM से, आइए उनसे भी बात करते हैं, जो आज तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। सर आपका नाम बताइए। एडवोकेट सैयद रेहान। एडवोकेट साहब क्यों TMC क्यों? देखिए, अभी जो नॉक टू द डोर है बंगाल के बॉर्डर्स पे, मैं बंगाल का बॉर्डर्स कहूँगा, क्योंकि एक हैवान चला आ रहा है अपना मुंह खोल के बंगाल के तरफ। वो हैवान हुआ बीजेपी। और बीजेपी को अगर बंगाल में रोकना है या कंट्रोल करना, तो एक वाहिद ऑप्शन और सेकुलर माइंडेड ऑप्शन जो आती है वो TMC आती है। मैं नहीं समझता कि पूरे बंगाल में या फिर पूरे इंडिया में TMC की जैसी और ममता बनर्जी के जैसी कोई लीडर अभी मौजूद है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि CA ले लीजिए, NRC ले लीजिए, डेवलपमेंट ले लीजिए, ये सारी बातें ले लीजिए, अगर इसका तोड़ किसी शख्सियत के पास है आज, तो वो आवाज़ उठती है बंगाल। वो शख्स जो उठती हैं बंगाल से नॉर्मल, न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रलाइज्ड माइंडसेट के साथ, वो एक लेडी होती है ममता बनर्जी। तो इसी माइंडसेट को हम लोगों ने समझा और हम इनके तरफ एग्जीक्यूट हुए हैं। सिर्फ एक वाहिद मकसद है हमारा, वो वाहिद मकसद है बंगाल में रेवोल्यूशन लाना। कैसा रेवोल्यूशन लाना? वो एक माइंडसेट जो बंगाल को भी गुजरात बनाना चाहती है। ये बंगाल कभी गुजरात नहीं हो सकता साहब, क्योंकि ये बंगाल एक ऐसा प्योर स्टेट है जो कि 100 साल पीछे भी सोच रखता है, 100 साल आगे के भी सोच रखता है। ये मैं किताबों में पढ़ चुका हूँ। एंड एक वेल फेमस पॉलिटिशियन पास्ट के हैं जो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स टुडे, सो वी आर थिंकिंग व्हाट इज गोइंग टू बी टुमारो। तो ये सोच के साथ आज हम लोगों ने TMC का हाथ थामा है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ और भी कुछ यूथ लीडर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, एज ए यूथ आप क्या समझते हैं कि बंगाल में क्या AIMIM का आना सही होगा? देखिए, सबसे बड़ी मसला है कि अभी आपको देखना पड़ेगा कि बंगाल में ज़मीनी स्तर पे किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। हम लगभग 8 साल से MIM करते हैं और अनवर पाशा साहब की क़यादत में करते आ रहे हैं। देखिए, मैं MIM को ना B टीम बोलूँगा, ना वोट कटवा बोलूँगा। बंगाल में आइडियोलॉजी देखी जाती है। अभी का जो माहौल है, बीजेपी और MIM की आइडियोलॉजी सेम लगती है। आप MIM में वाइस वर्सा, सेम वाइस वर्सा, उनका हिंदुत्व, इनका इस्लाम सेम ही है। और रहा सवाल असद साहब का, तो वो एक अच्छे लीडर है, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, पर उनकी जो आइडियोलॉजी है, ये वही आइडियोलॉजी की याद दिलाती है जो जिन्ना की थी। ये बंगाल को उस खाई में ढकेलना चाह रहे थे और चाहते हैं जो बंगाल में 70 सालों में कभी नहीं हुआ। हमने 34 साल CPM को देखा, हमने ममता बनर्जी को देखा, और जब हमारी नज़र ममता बनर्जी पर पड़ी तो हमने देखा कि अभी जो माहौल है बंगाल का, उस माहौल में कोई लीडर अगर फिट बैठती है या बैठता है तो वो हमारी ममता दीदी है। वो लोग कहते हैं कि वो
मुस्लिम परस्त है। मैं तो कहता हूँ, बस मैंने जहाँ तक का देखा है कि वो एक सेकुलर है। अगर वो रेड रोड जाती हैं, अगर वो इफ्तार पार्टी करती हैं, अगर वो मुसलमानों के लिए बोलती हैं, तो वहीं वो साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा कि छठ पूजा गया, उसमें भी उन्होंने अटेंड किया। तमाम रिलीजियस प्रोग्राम्स में वो अटेंड करती है। और रहा बात कि आगे इंशाअल्लाह जिस तरह हम लोग MIM को मजबूत किए बंगाल में, इसी तरह TMC को और मजबूत करेंगे ताकि बीजेपी को रोक सके। देखिए, हमारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस से है और यहाँ CPM है। ये 3 पार्टियों को हमने मौका दिया। आज जो हिंदुस्तान का हालात है, वो हिंदुस्तान आज से 8 साल पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम बंगाल में नजरुल और रविंद्रनाथ टैगोर की तालीम को फॉलो कर देते हैं, मगर आज अचानक ये बंगाल में ऐसा माहौल आ चुका है जो नाथूराम गोडसे वाली सियासत चलने लगी, जो बंगाल के लिए बहुत ही मेरे हिसाब से वो इस कदर है, जो मुझे एक पार्टीशन टाइप लगता है कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान करते हैं और उसी तरफ बीजेपी हिंदू करती है। मैं मानता हूँ कि 18 सीटें बीजेपी MP सीट जीती है। हमारे कुछ हिंदू भाई हैं जो देंगे, हमारे उलमाओं, हमारे जो बंगाल के जाने माने हस्ती जिन्हें हम नजरुल इस्लाम साहब के नाम से जानते हैं, उन्होंने हमें कभी भी मज़हब परस्ती नहीं सिखाई। देखिए, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, यहाँ पे कुछ लोगों की सियासत खतरे में है, जिसका नुकसान हम जैसे गरीब इंसानों को झेलना पड़ता है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा हाल यूपी जैसा हो। आप यूपी में देख सकते हैं, अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो हमने कभी भी आपत्ति नहीं जताई, ये हमारी कौम में हमें सिखाया ही नहीं जाता है। पर वहीं पे आप देख सकते हैं कि एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपने देखा होगा केरला में लव जिहाद का एक मामला सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करे या अपना धर्म परिवर्तन करे तो उसे हक है। पर ये वही बीजेपी है जो हिंदुस्तान मोरल्ले साहब ये कहना चाह रहे हैं कि वो लव जिहाद तमाम चीज़ इस तरीके का वारदात फिर से बंगाल में भी हो जाएगा अगर आप लोग बीजेपी को आने मिल जाता है। बिल्कुल यहाँ का टोटली कल्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। देखिए, अगर एक घर में 2 भाई रहते हैं तो उनमें कुछ नोक-झोंक होती है। यहाँ बंगाल में बहुत तरह के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ जैन भाई हैं, हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं। आप एक बताइए जिसमें कभी भी बंगाल में कुछ ऐसा धर्म के लेकर के कभी लड़ाई हुई हो। अभी देखिए, हाल ही फिलहाल हमारा जो NRC का मुद्दा था, बंगाल में हर उस कौम के लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर उस लड़ाई को लड़ी। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। जो इंसान कहते कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम NRC के साथ हैं, खिलाफ हैं, तो वहीं पर ही आप देखिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं। और आप हाल ही में देखिए, अभी वहाँ बल्दिया इलेक्शन चल रहा है, जिसमें अभी जिस तरह का माहौल है कि KCR के लड़के से अभी असद साहब की लड़ाई चल रही। अब बताइए कि जो शख्स चीफ मिनिस्टर, आप उसको अपना दोस्त हामी भरते हैं, आप 7 सीटों से आगे बढ़ते क्यों नहीं हैं? आप एक राजेश सिंह को हरा नहीं पाए। आप 92 ईयर्स आपकी इस पार्टी की हो गई। आप बिहार में इलेक्शन लड़े, आपने कहा कि कांग्रेस वोट कटवा। बेशक वो कांग्रेस वोट कटवा, मैं बोलूँगा कि आपने 70 सीटों में, कांग्रेस ने 70 सीटों में 19 सीटें लाई और वहाँ से 39 मिनिमम 39 सीट बीजेपी जीती। असदुद्दीन साहब ने 20 सीटों पर फाइट किया, 5 सीटें लाई। अब मैं इसे वोट कटवा तो नहीं कहूँगा, पर वहाँ आइडियोलॉजी काम कर गई। बीजेपी की आइडियोलॉजी थी कि वहाँ पे
हम पोलराइजेशन पर बोले पोलराइजेशन करें और यहाँ मुस्लिम पोलराइजेशन की वजह तो से वहाँ जो नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई को ये लगता है और हमें भी ये लगता है, जिस तरह से माहौल चल रहा है, कि कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां हिंदुस्तान के लिए ख़तरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ AIMIM के तमाम लोग मौजूद थे और जो कि आज तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किए। हमारी उनसे बात हो रही थी तमाम मुद्दों पर, तमाम इश्यूज़ पर। हम द लोकल जर्नलिस्ट की जानिब से आपसे बात कर रहे थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, द लोकल जर्नलिस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.